हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। एपिसोड 7 वीआईपीज की शुरुआत अली की डेड बॉडी दिखाने से होती है और फ्रंटमैन स्टाफ मेंबर से वीआईपीज के आने से पहले इंट्रूडर का पता लगाने के ऑर्डर्स देता है। नेक्स्ट सीन में सब प्लेयर्स मिन्यू को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं और वो जंग डॉग पर हंसते हुए बताती है कि गार्ड्स ने उससे कहा कि वो एक वीकेस्ट लिंक है और उसे उसी तरह अबैंडन किया गया जैसे वीकेस्ट बच्चों को किया जाता है और उनका कोई पार्टनर नहीं होता, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से वापस इस रूम में पहुंचा दिया। फिर दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 17 प्लेयर्स बाकी बचे हैं। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज की कॉल उठाने से पहले कुछ देर रुकता है और फिर उनसे बात करने के बाद एलिवेटर के करीब जाकर रुक जाता है और अपनी गन निकालकर वापस मुड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम यही हो, तुमने गलती की है। मैं अपना रिसीवर हमेशा दूसरी तरफ रखता हूँ। और फिर उसे ढूंढते हुए कहता है कि तुमने जिस गन से स्टाफ को शूट किया वो एक स्मिथ एंड वेसन M60 रिवॉल्वर है जिसे कोरियन पुलिस इस्तेमाल करती है। तो यहाँ एक पुलिस वाला क्या कर रहा है, वो भी बगैर किसी पार्टनर के? वो कहता है, मैं नहीं जानता तुम अंदर कैसे आए, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर नहीं जा सकते। और उसे ढूंढते हुए फ्रंटमैन उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर स्क्विड गेम का सालों का रिकॉर्ड मौजूद है और यहीं पर डिटेक्टिव वांग छुपा हुआ है। लेकिन उसे ढूंढने से पहले ही फ्रंटमैन को खबर मिलती है कि इस आइलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट पर एक डेड बॉडी मिली है और फ्रंटमैन फौरन उस तरफ चल पड़ता है और उन्हें उस डेड बॉडी से डिटेक्टिव वांग का पुलिस आईडी मिलता है जो उसने खुद उस कार्ड को मारने के बाद उसके पॉकेट में डाला था। और फ्रंटमैन डिटेक्टिव वांग की फोटो को कुछ देर गौर से देखता है। इसके बाद प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिन्हें आज के खाने के लिए सिर्फ एक पोटैटो दिया गया है। सेबियोक जियोंग की मौत से काफी दुखी है। सियोंग भी ओलनम की डेथ से इतना दुखी है कि वो कुछ नहीं खाता और आखिरी लम्हे में ओलनम की तरफ से दिए गए मार्बल की तरफ देखता है। तभी सांगवू से कहता है कि उसे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जिसे वो यहाँ मिला था। फिर वो प्लेयर उठता है जिसने अपनी बीवी को इस गेम में खो दिया और सबसे कहता है कि मैं मजीद ये नहीं कर सकता। अगर हम में से सिर्फ 9 लोग भी वोट करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता। तो वो रोते हुए कहता है कि तुम सब लोग कैसे खुद को इंसान कह सकते हो? हम सब ने इस गेम में अपने सबसे करीबी पार्टनर को खो दिया, वो भी सिर्फ उन पैसों के लिए। तो सांगू उससे कहता है कि ये रकम सिर्फ उसकी बीवी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कीमत है जो यहाँ मारे गए। और क्या तुम्हारे वापस आने से तुम्हारी बीवी वापस आ जाएगी? और अगर तुम इतने ही अच्छे इंसान हो तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जगह जिंदा होना चाहिए था, तुमने उसे खुद मारा है। और अब तुम चाहते हो कि हम सब अपने दिल में गिल्ट लिए इन पैसों के बगैर यहाँ से निकलकर वही बेहुदा जिंदगी गुजारे। और फिर लाउड वॉइस में कहता है कि जो ये चाहता है वो इसके साथ स्टैंड कर सकता है, लेकिन अब कोई भी इस लेवल पर पहुंचने के बाद ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर वीआईपीज को दिखाया जाता है और इन सब ने अपने फेस को डिफरेंट गोल्डन मास्क से कवर किया हुआ है। फ्रंटमैन इस गेम के होस्ट को इन्फॉर्म करता है कि वीआईपीज पहुंच गए हैं। वो होस्ट अपना मास्क उतारता है लेकिन उसके फेस को ऑडियंस से हाइड रखा जाता है। इसके बाद वीआईपी से होस्ट नहीं फ्रंटमैन मिलता है और वो होस्ट के बारे में पूछते हैं। फ्रंटमैन होस्ट के बिहाफ पर उनसे माफी मांगता है कि उनकी कोई पर्सनल मसरूफियत है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके और फिर उन्हें उनके रूम्स की तरफ लेकर जाता है जहां जाने से पहले वो स्क्रीन पर प्लेयर नंबर 69 को सुसाइड करते देखते हैं। फिर कुछ स्टाफ मेंबर्स वीआईपीज को खाना सर्व करने के लिए जाते हैं और इनमें से एक को नॉकआउट करके डिटेक्टिव वांग उसका आउटफिट पहनता है और स्टिंग ऑपरेशन के लिए अपने फोन की वीडियो ऑन कर लेता है। फिर प्लेयर्स के रूम को दिखाया जाता है जहां पास्टर गॉड से प्रेयर्स कर रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म के साथ सबकी आंख खुलती है और गार्ड्स प्लेयर नंबर 69 की डेड बॉडी लेने के लिए आते हैं। फिर अनाउंसर अनाउंस करती है कि 5th गेम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, इसलिए सब प्लेयर्स गार्ड्स को फॉलो करते हुए गेमिंग एरिया की तरफ जाइए और वीआईपीज गेम देखने के लिए स्क्रीन के सामने गेम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। डिटेक्टिव वांग को वीआईपीज में से एक ड्रिंक्स के लिए पास बुलाता है और वो वांग को गौर से देखता है। फिर फ्रंटमैन नेक्स्ट गेम का मॉडल वीआईपीज को दिखाता है। प्लेयर्स को 16 मैनिकिन्स में से एक को चूज करना है और सबसे पहले पास्टर आगे बढ़कर नंबर 6 को चूज करता है, ये सोचकर कि गॉड ने इस दुनिया को 6 डेज में बनाया था। प्लेयर नंबर 151 नंबर 7 चूज करता है क्योंकि ये उसका लकी नंबर है। इसके बाद जंग डॉग नंबर 9 और मिन्यू नंबर 11 को चूज करती है और वीआईपीज डिस्कस करते हैं कि इन सब ने पहले मिडिल नंबर्स को चूज किया है, अब सिर्फ फ्रंट और बैक की पोजीशंस बाकी बची हैं। फिर अनाउंसर बताती है कि आप जो नंबर चूज करेंगे आप उसी ऑर्डर से गेम नंबर 5 खेलेंगे, इसलिए नंबर्स को वाइजली चूज करें। और ये सुनकर सियोंग सोचता है कि उसे नंबर 1 की तरफ जाना होगा क्योंकि इस गेम में भी रेड लाइट ग्रीन लाइट और डेल्गोना कैंडी की तरह जरूर टाइम लिमिट होगा। लेकिन फिर रुक जाता है और सोचता है कि बगैर ये जाने कि गेम क्या है फर्स्ट पर आना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे पीछे रुककर सबको ऑब्जर्व करना चाहिए और टग ऑफ वॉर की तरह
गेम को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सेब्योक ने नंबर 15 और सांगवू ने नंबर 14 चूज कर लिया है और अब उसके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस बाकी बची हैं, नंबर 1 और नंबर 16। अभी वो सोच ही रहा होता है कि वो क्या फैसला करे। नंबर 96 एक हेल्प की तरह उसके पास पहुंचता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे नंबर 1 को पिक करने दे और सियोंग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए नंबर 16 को पिक कर लेता है। फिर गेम नंबर 5 को स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम है ग्लास स्टेपिंग स्टोन और अनाउंसर बताती है कि हर एक स्टेपिंग स्टोन 2 तरह के ग्लास से बना हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास और नॉर्मल ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास 2 प्लेयर्स का वेट भी उठा सकता है जबकि नॉर्मल ग्लास एक भी प्लेयर का वेट नहीं उठा सकता एंड प्लेयर्स को वाइजली चूज करते हुए 16 मिनट्स के टाइम के अंदर दूसरे एंड तक पहुंचना है। जो सेफली इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा वो ये गेम पास कर लेगा। और गेम रूल्स को सुनने के बाद प्लेयर 96 एक नजर सियोंग को देखता है क्योंकि सियोंग इस वक्त सबसे सेफ पोजीशन पर है और सब प्लेयर्स को ऑब्जर्व करते हुए दूसरे एंड तक पहुंच सकता है। फिर गेम स्टार्ट होती है और प्लेयर्स को अपने जूते उतारकर ब्रिज क्रॉस करने को कहा जाता है और प्लेयर 96 डर के मारे अपनी जगह पर खड़ा रहता है और पीछे खड़े दूसरे प्लेयर्स उसे प्रेशराइज करते हैं कि अगर वो इसी तरह खड़ा रहा और आगे ना बढ़ा तो वो सब टाइम खत्म होने से पहले दूसरे एंड पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जंगडोक उसे धमकी देता है कि अगर वो आगे ना बढ़ा तो जंगडोक खुद उसे पुश करके गिरा देगा। दूसरी तरफ वीआईपीज में से एक डिटेक्टिव वांग को अपने पास बैठने को कहता है और प्लेयर 96 फर्स्ट क्लास सही गेस कर लेता है लेकिन दूसरी बार सही चूज नहीं कर पाता और एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद बारी आती है प्लेयर 308 की और वो सोचती है कि क्योंकि पहले लेफ्ट फिर राइट टाइल सही थे इसलिए अब लेफ्ट टाइल सही चॉइस होगी, लेकिन उसका अंदाजा गलत साबित होता है और वो भी एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद टर्न आती है प्लेयर 62 की जो कि मैथ्स टीचर है और वो ये सोचकर कि उसके बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भागते हुए ब्रिज क्रॉस करता है और कुछ टाइल सही जंप करने के बाद गलत टाइल पर पैर रख देता है और एलिमिनेट हो जाता है। अब बाकी प्लेयर्स एक के बाद एक सही टाइल्स को याद रखते हुए ब्रिज क्रॉस करना शुरू करते हैं और प्लेयर 21 कुछ स्टेप्स आगे बढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि प्लेयर 62 ने नेक्स्ट कौन सा स्टेप लिया था। वो हेल्प के लिए पीछे खड़े प्लेयर से पूछता है कि वो याद करने में उसकी मदद करे कि अगला स्टेप क्या था, लेकिन सब कुछ इतना तेज हुआ था कि किसी को क्लियरली याद नहीं था और प्लेयर्स के बीच बहस हो जाती है और वो खुद से पीछे खड़ी प्लेयर की सजेशन को मानते हुए लेफ्ट टाइल चूज करता है, लेकिन ये सही चॉइस नहीं थी और वो भी एलिमिनेट हो जाता है। वीआईपी मेंबर डिटेक्टिव वांग को अपना मास्क उतारने को कहता है और इस दौरान एक और प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। फिर सब प्लेयर्स ब्रिज क्रॉस करना कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि सांगवू, सियोंग और सेब्योक लास्ट प्लेयर्स हैं। सियोंग सेब्योक से डिस्कस करता है कि 10 टाइल्स बाकी बची हैं और इस वक्त 11 प्लेयर जिंदा बचे हैं। अगर वो 1 या 2 और टाइल सही गेस कर लेते हैं तो हम ब्रिज को सेफली क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन सांगवू इस बात से इख्तलाफ करते हुए कहता है कि अगर ये प्लेयर्स डरते हुए और टाइम वेस्ट करते रहे तो पीछे खड़े प्लेयर्स मुसीबत में आ सकते हैं। सियोंग टाइम देखता है और अब सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं। पास्टर जो कि सबसे आगे है वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं बैठकर प्रेयर करने लग जाता है और पीछे खड़े प्लेयर्स नंबर 151 को फोर्स करते हैं कि वो पास्टर को किसी तरह आगे बढ़ाए वरना वो उसे पुश कर देंगे, लेकिन पास्टर के साथ धक्कम धक्की में प्लेयर 151 खुद गिर जाता है और पास्टर मुस्कुराता है क्योंकि अब वो जानता है कि उसे कौन सी टाइल चूज करनी है और प्लेयर 407 पास्टर को पुश कर देता है और जंगडोक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पुश ना करे। जंगडोक कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदा बच सकता है। अब सांगवू, सेब्योक और सियोंग भी ब्रिज क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं और क्योंकि सियोंग लास्ट पर था तो वो नहीं जानता कि सबसे पहले कौन सा ग्लास सही था और सेब्योक उसकी हेल्प करती है और उसे बताती है कि उसे लेफ्ट स्टेप लेना है और उसे होश में रहने को कहती है। सियोंग उसका थैंक्स करता है और सेब्योक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। 407 को लगता है कि वो गेस कर सकता है कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है क्योंकि दोनों ग्लास में कलर डिफरेंस है, लेकिन वो गलत गेस करता है और अब जंगडोक सबसे आगे है और गेम फिनिश होने में 6 मिनट्स बाकी हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर बाकी बचे प्लेयर से कहता है कि वो नेक्स्ट स्टेप नहीं लेगा। अगर वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो खुद नेक्स्ट स्टेप ले। वीआईपी मेंबर डिटेक्टिव वांग को मास्क उतारने के लिए फोर्स करता है। वो जवाब देता है कि अगर उसने रूल्स को तोड़ा तो उसे मार दिया जाएगा और उसे रूम में चलने को कहता है। 5 मिनट्स बाकी हैं और जंगडोक प्लेयर 322 से आर्ग्यूमेंट में टाइम वेस्ट करता है कि वो बाकी सबकी लाइफ के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वांग वीआईपी पर गन पॉइंट कर देता है और उसे गेम के बारे में सब बताने को कहता है और एविडेंस को रिकॉर्ड करता है और गेमिंग एरिया में मिन्यू 322 को पुश कर देती है और वो भी एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अब जंगडोक के पीछे उसके सबसे बड़े दुश्मन मिन्यू है और वो उसके बुरा भला बोलने पर भी यही कहती है कि वो जो भी कहे वो पहले आगे नहीं जाएगा, इसलिए अगर वो आगे जाना चाहती है तो वो खुद आगे आए
और मिन्यू उसे ट्रिक करती है कि वो पहले स्टेप लेगी और जंगडो के ग्लास पर पहुंचकर उसे पकड़कर याद दिलाती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एंड तक एक साथ रहेंगे और उसने जंगडोक से कहा था कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसे मार देगी। ये सुनकर जंगडोक पहली बार मिन्यू से डर जाता है और उसे कहता है कि वो खुद पहले नेक्स्ट स्टेप लेगा, लेकिन मिन्यू उसे और खुद को ब्रिज से गिरा लेती है और इस गेम के वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स जंगडोक और मिन्यू एलिमिनेट हो जाते हैं। फ्रंटमैन को क्यूरियोसिटी होती है और वो स्टाफ को वीआईपी रूम चेक करने को कहता है। गेम में 2 मिनट्स और 4 प्लेयर्स बाकी हैं। इनमें सबसे आगे प्लेयर नंबर 17 है और वो सांगू से कहता है कि वो दोनों ग्लास के दरमियान फर्क बता सकता है क्योंकि वो 30 साल ग्लास फैक्ट्री में काम कर चुका है। दूसरे लोग ये नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप टेम्पर्ड ग्लास को लाइट के नीचे एक एंगल से देखें तो इसमें फेंट स्टेन मार्क्स दिखते हैं और ऐसा कहकर वो सही ग्लास पिक कर लेता है और बाकी प्लेयर्स भी उसे फॉलो करते हैं। फिर वो कहता है कि दूसरा हिंट साउंड है। टेम्पर्ड ग्लास 700 डिग्री से ऊपर हाई टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है। अगर इसे हैमर से टैप किया जाए तो इसकी आवाज नॉर्मल ग्लास के मुकाबले में ज्यादा साफ होती है। ये सुनकर सियोंग पूछता है कि वो ये सब इतने लोगों के मरने के बाद क्यों बता रहा है। वो जवाब देता है कि वो उन्हें क्यों बचाता, जबकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश में कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। और ऐसा कहकर वो एक और सही टाइल चूज कर लेता है। वीआईपीज आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या ये वाकई फर्क बता सकता है। फिर फ्रंटमैन उसका रिकॉर्ड चेक करके बताता है कि इस प्लेयर का ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म वर्क एक्सपीरियंस है। वीआईपीज को लगता है कि ये अनफेयर है और फ्रंटमैन कहता है कि शायद वो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से गेस कर पा रहा है, इसलिए वो लाइट सेटिंग्स बदल देता है और लाइट्स ऑफ होने से अब प्लेयर 17 दोनों ग्लास में फर्क नहीं कर पाता। एक गार्ड वीआईपी रूम चेक करके फ्रंटमैन को बताता है कि वो बेहोश है लेकिन जिंदा है, लेकिन वो अभी भी इंट्रूडर को ढूंढ रहे हैं। प्लेयर नंबर 17 उनसे ग्लास साउंड को सुनने के लिए कोई सी चीज मांगता है। फिर सियोंग वही मार्बल देता है जो अपने लास्ट मोमेंट पर ओलनाम ने उसे दिया था। प्लेयर 17 एक ग्लास की आवाज पर गौर करने के बाद एक और मार्बल मांगता है क्योंकि दोनों की आवाज सुनकर ही वो बता पाएगा कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन अब उनके पास और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ आखिरी टाइल बाकी थी और गेम फिनिश होने में 1 मिनट बाकी था। फ्रंटमैन अपने रूम के सीक्रेट डोर से डिटेक्टिव वांग को उतरते हुए देख लेता है। जब प्लेयर 17 बताता है कि वो अब फर्क नहीं बता सकता तो सांग भी उसे पुश कर देता है, जिस पर सियोंग और सेबियोक दंग रह जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बाकी थे तो वो दोनों भी ब्रिज की लास्ट टाइल क्रॉस करके दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद बची हुई टाइल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और उनके पीसेस से इन तीनों को चोट आती है। गार्ड्स फ्रंटमैन को बताते हैं कि एक डाइविंग ऑपरेटर्स गायब है, यानी वो अंडर वाटर केव से बाहर निकल चुका होगा। फ्रंटमैन उसे ट्रैक करने और बोट तैयार करने को कहता है और ट्रैकर से डिटेक्टिव वांग का पीछा करता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इस एपिसोड की IMDb पर रेटिंग्स हैं 7.9 आउट ऑफ 10, लेकिन व्यूवर्स की तरफ से वीआईपीज को कोई खास पसंद नहीं किया गया। इनकी एक्टिंग को, शॉर्ट डायलॉग्स को काफी हेट मिला है। स्क्विड गेम अनडाउटेडली ऐसा शो है जिसे देखने के बाद भी लंबे अरसे तक ये आपके माइंड में रहने वाला है और ये पूरी दुनिया की मोस्ट वॉच्ड सीरीज है। और इस एपिसोड का गेम शो के एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए हाई लेवल्स को पूरी तरह जस्टिस करता है। सो हम देते हैं इस एपिसोड को 7 आउट ऑफ 10 स्कोर। अब क्या डिटेक्टिव वांग कॉप टीम को इस मिस्टीरियस जगह के एविडेंसेस दिखाकर यहाँ धमाकेदार री एंट्री करेगा या फ्रंटमैन उसके आइलैंड से निकलने से पहले उसे पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। इसलिए इसके आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।